Good morning class. Today I will start a new topic, that is computation of amount due to retiring partner from the chapter retirement and death of a partner. ठीक है. So in this lecture we have to learn some terms related to the computation of or amount due to retiring partner. ठीक है. As you know that we have to calculate many terms when a partner retired from the firm. ठीक है. आप अच्छे से जानते हो कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसकी रिटायरमेंट के टाइम ऐसी बहुत सारी एडजस्टमेंट्स प्रॉफिट्स को हम कैलकुलेट करते हैं ताकि उसका उस रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर दिया जा सके. जैसे कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो बहुत सारी एडजस्टमेंट हमने कैलकुलेट करी हैं, तो उनको एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं. जैसे सबसे पहली चीज हम क्या कैलकुलेट करते थे, गेनिंग रेशियो या फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है. गेनिंग रेशियो या फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे. ठीक है. उसके बाद हम कैलकुलेशन करते थे गुडविल, उसके शेयर की गुडविल, देन उसके शेयर के रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है. अगर कोई रिवैल्यूएशन में जो भी उसका शेयर है उस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट से जो उसका शेयर हो रहा था उसको कैलकुलेट कर लेते हैं. या फिर कोई फर्दर प्रॉफिट है जो फर्म को हो रहा है उसमें अगर उसका शेयर है तो वो भी कैलकुलेट कर लिया जाता है. कोई सैलरी अगर उसको मिल रही है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था फंडामेंटल, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू पार्टनरशिप फॉर्म ऑल्सो. तो कई बार राइट होता है पार्टनर का सैलरी भी मिलती है उसको, तो अगर सैलरी है तो वो भी उसके पार्टनर को का राइट होता है उसमें लेने का. और कैपिटल जो भी उसने इन्वेस्ट करी अगर इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो उस इंटरेस्ट पे भी उसका राइट होता है. तो वो सभी चीजें किसको पे की जाती हैं, रिटायरिंग पार्टनर को. तो जैसे उसे कुछ टर्म्स पे राइट होता है कि वो उसको प्रॉफिट्स मिलने चाहिए, उसी तरह अगर फर्म को लॉसेस हो रहे हैं, जैसे कि अगर वो फाइनेंशियल ईयर में कोई भी ड्राइंग करता है तो उस पर अगर इंटरेस्ट का एग्रीमेंट है, देन उसको वो भी उसके कैपिटल अकाउंट से क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा. एक्यूमुलेटेड लॉस, कोई लॉस हो रहा है उस कंडीशन में, या फिर कोई रिवैल्यूएशन में कोई लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन में उसके कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाता है, डेबिट भी किया जाता है. जैसे आप लोग सभी पार्टनर कैपिटल अकाउंट आप लोग पढ़ रहे हो कि जो भी है उसके प्रॉफिट्स होते हैं हम क्रेडिट साइड ट्रांसफर करते हैं. ठीक है. और जो भी उसके लॉसेस होते हैं जिससे उसके अकाउंट जिस टर्म से उसका अकाउंट डेबिट हो रहा था उसको हम डेबिट साइड लिखते हैं. ठीक है. तो इन सभी टर्म्स को कैलकुलेट, प्रॉफिट्स रिलेटेड उसके शेयर्स या फिर उसके लॉसेस में जो भी उसको बियर करने, उन सभी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद जो भी अमाउंट कैलकुलेट होती है कैपिटल अकाउंट में, उस कैपिटल अकाउंट को ही हम क्या बोलते हैं, आफ्टर एडजस्टमेंट ड्यू अमाउंट. या फिर आप बोल सकते हो सभी एडजस्टमेंट के बाद जो भी उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है, बिकॉज वो जा रहा होता है, वो फर्म को छोड़ रहा होता है, रिटायर हो रहा होता है, तो उसको उसकी कैपिटल एडजस्टेड जो भी कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं वो उसको कौन सी अमाउंट होती है जो उसको पे करनी होती है, या फिर हम बोल सकते हैं ड्यू अमाउंट होती है जो रिटायरिंग पार्टनर को हमें पे करनी होती है. ठीक है. तो आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट, मीन्स कैपिटल अकाउंट में सभी एडजस्टमेंट को करने के बाद रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को हम ट्रांसफर कर देते हैं लोन अकाउंट. मीन्स अभी तक अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आप बना रहे थे तो आप क्या लिखते थे, बैलेंस सीडी इन डेबिट साइड. बट क्योंकि रिटायर होने वाला पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है, ठीक है, तो अगर उसकी पेमेंट ड्यू है तो हम उस टर्म को उसके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे, हम उसे ट्रांसफर कर देंगे एज ए लोन अकाउंट में, बिकॉज वो पेमेंट अभी उसे देनी बाकी है. ठीक है. तो कई बार क्या होता है, आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी होगी ड्यू अमाउंट की, ठीक है, तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ये नोटिफिकेशन नहीं होती है कि जो सेटलमेंट होगी उसको उस रिटायरिंग पार्टनर को जो भी ड्यू अमाउंट है उसे किस टाइप से पे करना है, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना है. तो अगर कोई कुछ भी मेंशन नहीं है कि लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है या कैश में पेमेंट हुई है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, आपको लोन अकाउंट में ही वो टर्म ट्रांसफर करनी है. ठीक है. अब जब भी अमाउंट ड्यू होती है तो हम कैलकुलेशन करते हैं किस चीज की. मैं अभी तक पहली चीज ये बता दूं कि जो हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं इस 2020 में तो थोड़ा सा सिलेबस में थोड़ा सा चेंज हुआ है.
तो उस चेंज की वजह से आपके सिलेबस में सिर्फ कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने तक के ही टर्म को इंक्लूड किया गया है जब कोई पार्टनर रिटायर होता है। ठीक है, लोन अकाउंट के बैलेंसेस को कैलकुलेट करने, इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करने के लिए वो वाली टर्म इस साल आपके सिलेबस में नहीं है। तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर हम जर्नल एंट्री करते हैं तो जो भी ड्यू अमाउंट होती है वो लमसम पेमेंट के थ्रू पे की जाती है। लमसम मीन्स जो भी बैलेंस आया है वो एक साथ ही पे कर देना। ठीक है, या अगर एग्रीमेंट में होता है कि जो भी अमाउंट ट्रांसफर की जाएगी रिटायरिंग पार्टनर को वो इंस्टॉलमेंट में पे की जाएगी। ठीक है, तब आपकी अलग कंडीशन होती है। तो यहाँ पे लमसम वाली कंडीशन को ही हम कर रहे हैं, क्योंकि आपकी इंस्टॉलमेंट वाली कंडीशन या लोन अकाउंट से रिलेटेड, इंटरेस्ट रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं वो इस साल सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो जब लमसम पेमेंट जो भी कैलकुलेशन हुई है ड्यू अमाउंट की, अगर रिटायरिंग पार्टनर को चेक या कैश के थ्रू पेमेंट की जाती है तो आपको लोन अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना है। आपको उसकी जगह क्या लिखना है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर उसको चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है। लेकिन क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन इस केस रिलेटेड टर्म साइलेंट है कि कुछ भी मेंशन नहीं है कि आपको लोन अकाउंट में चेक में पेमेंट करना है, कैश में पेमेंट करना, कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको सिंपल सी टर्म है रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में का जो भी कैपिटल का बैलेंस होगा उसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये, जब लमसम पेमेंट कर रहे हैं हम, अगर कैश में और चेक के थ्रू हो रही है तो एंट्री करनी है रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, लोन की जगह आपको क्या लिख देना है, कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, व्हेन अमाउंट ड्यू इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। लेकिन अगर लोन अकाउंट के थ्रू आप एंट्री कर रहे हो तो आपको एंट्री करनी है रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को करना है डेबिट, और कैश की जगह क्या लिख देना है, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्लियर? तो ये आपकी दो एंट्रीज हैं जो आपको करनी होती है। एंट्रीज कई बार पूछी भी जाती हैं आपको करने के लिए, वैसे आपको नॉर्मली क्वेश्चन ही बोला जाता है कि क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, तो इस साल आपके सिलेबस में लोन अकाउंट प्रिपरेशन नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग इट। हम सिंपल सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट को ही यहाँ पे सॉल्व करेंगे, वहां तक के ही टर्म को सॉल्व करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपकी बुक से। दिस इज द क्वेश्चन, A, B, C are partner in a business sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. ठीक है, their balance sheet as at 31st March 2018 was this. ठीक है, C retired from the business on 1st April 2018. It was agreed that the amount due to him will be transferred to loan treated. अब यहाँ पे साफ साफ मेंशन हुआ है कि जब वो रिटायर होगा उसके कैपिटल अकाउंट को लोन मानना है। ठीक है, इट वॉज एग्रीड दैट एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एसेट्स फॉलोज। ये आपको एडजस्टमेंट गिवन है। ठीक है, आफ्टर दैट आपको करना है क्या, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और क्या बनाना है आपको, बैलेंस शीट। ठीक है, तो आपको सबसे पहली चीज एडजस्टमेंट, हमें क्या बनाना होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट का मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, जस्ट हमें ट्रांसफर करनी है अपनी एंट्री। तो पहली टर्म है आपकी, प्रोवाइड अ रिजर्व ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कितने हैं, 9000। एक प्रोविजन क्रिएट करना है, एक रिजर्व क्रिएट करना है 5% का। तो अगर मैं 9000 पे 5% कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा हमारा, 450। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना आया आपका कैलकुलेट करके, 450। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन, रिड्यूस स्टॉक बाय 5% एंड मशीनरी बाय 10। दोनों चीजों को रिड्यूस करना है, कम करना है। तो स्टॉक कितना है हमारा, 7000, और अगर मैं इसको 5% रिड्यूस करूं तो कितना आएगा, 350। तो यहाँ पे लिखना है आपको स्टॉक 350। उसी तरह
मशीनरी को 10% डिक्रीज करना है तो कितना आ जाएगा 600, वो भी आप डेबिट करोगे। जब डिक्रीज होगा कोई भी एसेट रिड्यूस होगी तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी साइड लिखना है, डेबिट साइड। ठीक है, तो मैं डेबिट साइड लिख रही हूँ। दूसरी चीज क्या है हमारी यहाँ पे, मशीनरी। मशीनरी में जो रिड्यूस हुआ है वो 10% निकालने के बाद 600 आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। फैक्ट्री बिल्डिंग इज रीवैल्यूड एट 15,008। फैक्ट्री बिल्डिंग रीवैल्यू हुई है 14,000 की थी, अब रीवैल्यू हो गई है, मीन्स कितना इंक्रीज हुआ है हमारे पास 1100। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड आएगा। जब जो चीज इंक्रीज होगी उसको क्या लिखना है, क्रेडिट साइड। तो 1100 लिख दोगे आप क्रेडिट साइड। उसके बाद गुडविल से कोई लिंक नहीं होता रिवैल्यूएशन का। A and B will continue to carry on the business and shall share profit and losses equally in future। A और B में क्या डिसाइड हुआ है, उसके जाने के बाद वो फ्यूचर में इक्वल शेयर अपना करेंगे आपको यहाँ पे। तो मैंने ये बना लिया है आपका क्या, ये टर्म सी। ठीक है, अब इस साइड है 1100, इस साइड का टोटल कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 + 3 7 800, 1400 हमारा आ रहा है यहाँ पे टोटल। और अगर मैं 1400 में से 1100 माइनस करूं तो प्रॉफिट कितना आएगा हमारे पास, बाय गेन ऑन रीवैल्यूएशन। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 300, लेकिन हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिवाइड करना है A, B एंड C। ठीक है, तो उनका शेयर कितना गिवन है, शेयर देख लेते हैं यहाँ पे। उनका शेयर है 3:2:1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पहले का शेयर आ जाएगा आपका यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद 150, दूसरे का आ जाएगा 100 और थर्ड का पार्टनर का आ जाएगा 50। यहाँ पे लिखना है आपको A इज कैपिटल, B इज कैपिटल एंड C इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आ गया आपका 300 और यहाँ पे भी आप टोटल में क्या लिख लोगे 1400। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आफ्टर दैट वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हो बैलेंस। तो सबसे पहली चीज क्या होती है कैपिटल में, बाय बैलेंस BD, जो कि कैपिटल का बैलेंस होता है। ठीक है, तो हमें कैपिटल के बैलेंस लिखने हैं तीनों पार्टनर्स के, जो भी पार्टनर हमारे एग्जिस्टिंग है। तो क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे कैपिटल कितनी दी हुई है, 10 10 और 10 तीनों की इक्वल है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 10,000 10,000 एंड 10,000। मैंने तीनों की कैपिटल्स की बैलेंस लिख ली है। ठीक है, अब प्रॉफिट, हमें एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है मेरे से, यहाँ पे आपको लॉस लिखना था, क्योंकि हमारा इस साइड अगर क्रेडिट साइड एक्सेस होती है और डेबिट साइड क्या होती है, कम होती है, तो हमारे पास आता है प्रॉफिट। क्योंकि हमारी एक्सेस थी कौन सी साइड, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड। और तो यहाँ पे आपको लिखना है लॉस। बाय मिस्टेक मैंने गेन लिख दिया था, तो यहाँ पे लॉस लिखना है। तो हमें लॉस हुआ था। ठीक है, तो लॉस जो होते हैं वो आपको कौन सी साइड लेने होते हैं, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, कितना कितना लॉस हुआ था हमें, 150 150 150 150। ठीक है, ये तो था हमारी कैलकुलेशन किससे रिलेटेड। अब देखते हैं हमारे पास कोई रिजर्व गिवन है गिवन, जनरल रिजर्व गिवन है। तो हम अभी तक जो कोई भी अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है या रिजर्व होता है उसको भी राइट ऑफ करते हैं। तो जैसे जनरल रिजर्व कितना है 6,000, कितना है 6,000। अब इस 6,000 को 3:2:1 में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट का शेयर, A का शेयर कितना आ जाएगा, C। कैसे करेंगे इसको, ऐसे ही करोगे ना आप। तो फर्स्ट का शेयर आ जाएगा 3,000, अगर मैं 2 से इंटू करूंगी तो दूसरे का आएगा 2,000 और इसका आ जाएगा 1,000। ठीक है, यही आएगा हमारा शेयर जनरल रिजर्व का। तो रिजर्व जो भी होता है यहाँ पे लिख लो, जनरल रिजर्व कितना बैलेंस आया हमारा 3,000, 2,000 एंड 1,000। ठीक है, तो जनरल रिजर्व को भी सभी पार्टनर्स में डिवाइड करना होता है, A, B और C, क्योंकि सभी का राइट होता है। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं और कोई टर्म बची हुई है, नहीं। गुडविल। अब एक लास्ट में टर्म थी ए बी विल कंटिन्यू कैरी, ये गुडविल ऑफ द फॉर्म की गुडविल कितनी है? गुडविल है हमारे पास यहाँ पे 15,000, ठीक है। फॉर्म की गुडविल कितनी गिवन है? 15,000। अब जब भी पार्टनर कोई जा रहा होता है तो उसके शेयर की गुडविल निकालनी होती है, तो हम यहाँ पे फॉर्म की गुडविल ये, और जा कौन सा पार्टनर रहा है हमारे पास यहाँ पे? सी का शेयर कितना है यहाँ पे? 1/6 यही शेयर है। अब सीज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, उसके शेयर की गुडविल निकालेंगे तो यहाँ पे 15,000, ठीक है। कितने की शेयर की गुडविल है उसकी? 15,000, और यहाँ पे आप इंटू करोगे 1/6 तो कितना आ जाएगा? 2500। कितना आएगा हमारा शेयर? 2500, ठीक है। $2500 इसके शेयर की क्या आ गई? गुडविल। अब एक चीज और कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हम गुडविल को कौन से रेशो में डिवाइड करते हैं? गेनिंग रेशो में। याद है ना आप लोगों को? कौन से रेशो में डिवाइड किया जाता है इसको? गेनिंग रेशो में। तो मैं अब गेनिंग रेशो क्या, ओल्ड रेशो क्या था? 3:2:1। सी तो जा ही रहा है। अब हमें कौन से पार्टनर्स के कैलकुलेट करनी है? ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू रेशो इनका, अब एक टर्म दी हुई थी आपको लास्ट वाले ट्रांजेक्शन में, ए एंड बी विल कंटिन्यू एंड कैरी ऑन द बिजनेस एंड शेल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। फ्यूचर में प्रॉफिट उनका जो रेशो होगा 1:1। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। याद है सभी को? हाँ। तो न्यू रेशो है, अब पहले मैं निकाल रही हूँ ए का। न्यू रेशो कितना है? 1/2 माइनस 3 कितना शेयर आ जाएगा? 3/6, ठीक है। उसके बाद है बी, 1/2 माइनस इसका शेयर है 2/6, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे, 6 ही आएगा हमारे पास एलसीएम। कितना एलसीएम आएगा? 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे भी आ जाएगा 3। 0 बैलेंस बच रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे भी बैलेंस आएगा 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 मीन्स 1/6, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? गेनिंग पार्टनर है, ठीक है। इसने कोई गेन नहीं किया है, ये पार्टनर क्या है? गेनिंग, ठीक है। तो यही बियर करेगा क्या? गुडविल को, ठीक है। तो आपको एंट्री क्या याद है सभी को? एंट्री आपको क्या एंट्री करनी होती थी जब कोई भी पार्टनर रिटायर होता था? तो आप एंट्री करते थे गेनिंग पार्टनर, रिमाइंड करवा देती हूँ मैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, यही करते थे हम। अब यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कौन सा पार्टनर है? बी। तो आपको किसको डेबिट करना है? बीस कैपिटल अकाउंट। और रिटायरिंग कौन है हमारे पास? सीज कैपिटल अकाउंट विथ कितनी अमाउंट से? 2500 एंड 2500। ये आपकी एंट्री हो गई किस चीज की? गुडविल की, ठीक है। अब इस एंट्री को आप कहाँ पे करोगे? अब देखिए एक चीज ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करें तो बी को डेबिट किया है, तो बी डेबिट साइड हम बी के अकाउंट के नीचे कितना डेबिट करेंगे, लेकिन लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट। पहले डेबिट वाली साइड चलते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? सीज कैपिटल, लेकिन कौन से टर्म में लिखना है? 2500 बी अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं ना, यहाँ पे किसको कर रहे थे? सी को, लेकिन लिखेंगे क्या? 2500। क्लियर? ये आपको एंट्री करनी है, ठीक है। अब और चीज देखते हैं, कुछ और तो नहीं रिमेनिंग है जो हमें कैलकुलेट करना हो। आई थिंक मैंने सभी चीजें कर ली हैं कैलकुलेट, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। हम ऑलरेडी इन सभी टर्म्स को ले चुके हैं, बाकी और कोई टर्म्स नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आफ्टर दैट यू हैव टू टोटल इट। तो यहाँ पे मैं टोटल कर रही हूँ, इस साइड का टोटल आएगा 10,000, 13,000, 12,000, और यहाँ पे जो बैलेंस बच रहा है वो कितना आएगा?
13,500। ठीक है, ये बच रहा है। अब हमें क्या करना है, इस वाली टर्म से 13,000 में से मुझे क्या माइनस करना है, फर्स्ट के बैलेंस को। हमारा पार्टनर जो जा रहा होगा उसके अकाउंट को हमें लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो पहले मैं ए और बी के को लिख रही हूँ, टू बैलेंस, क्या लिखना है यहाँ पे, CD। इन दोनों के ही अकाउंट के आके आपको CD लिखना है, उसके बाद आप C के लोन अकाउंट को यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 13,000 में से अगर मैं माइनस करूँ तो यहाँ पे बैलेंस आएगा 12,850। ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिखना था मुझे 12,850, इसको यहाँ से कट कर देते हैं। उसके बाद है दूसरा बैलेंस है 12,000 में से कितना माइनस करना है हमें, 2600, जो कि कितना आएगा हमारा 9400। ठीक है, 13,000 एक बार कैलकुलेट कर लेती हूँ मैं, 2600 0 4 2500 है ना, तो यहाँ पे आएगा 2600। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका, तो ठीक है आपका आ रहा है बैलेंस यहाँ पे 10,000। उसके बाद ठीक है 9400 आ गया। 12,000 में से आपको माइनस करना था, तो मैंने माइनस करने के बाद आया हमारा 9400। ठीक है, ये आ गया। अब इस साइड के बैलेंस को लेके चलते हैं। यहाँ पे बैलेंस है 13,500, यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 13,450। आपको लिखना क्या है यहाँ पे, सीज लोन अकाउंट, बिकॉज वी ट्रांसफरिंग दिस बैलेंस, बिकॉज वो जा रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 13,000, ठीक है, 450। ठीक है, ये लोन अकाउंट हो गया। लाइन नहीं लगानी है, जस्ट मैंने आपको हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे बैलेंस लिख लीजिए 13,000, 12,000 एंड 13,500। ठीक है, हो गया। अब बिकॉज वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको लोन अकाउंट बनाना है तो यहाँ पे क्या है, सिंपल है। आपका लोन अकाउंट का बैलेंस कितना है, सी के कैपिटल का बैलेंस था, सीज कैपिटल अकाउंट को आप ट्रांसफर कर रहे हो किसमें, लोन अकाउंट में। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, क्रेडिट साइड 13,450 और यहाँ पे लिखना है क्या लिखना है आपको, टू बैलेंस CD, जो कि कितना बन रहा है 13,450, और यहाँ पे भी आ जाएगा 13,450। ऐसे आपको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करनी है अमाउंट, अगर बाय चांस आप बना रहे हो। ठीक है, अब चलते हैं बैलेंस शीट पे। आपको बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करनी है, तो बैलेंस शीट में अब देखिए, जब हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की कंडीशन आती थी, तो जब एडमिशन होता था किसी पार्टनर को, तो जो कैश होता था, क्योंकि वो अपने साथ गुडविल और कैपिटल की अमाउंट कैश में लेके आता था, तो थोड़ा सा कैश में चेंजेस होते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई पार्टनर नया नहीं आ रहा है, यहाँ पे बल्कि एक पार्टनर जा रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में, जाने की कंडीशन में, वो कोई कैश यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो कैश के बैलेंस में कैसा कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 लिख रही हूँ टर्म्स। कैश इन हैंड है जो, सबसे पहले वो लिख रही हूँ, कैश इन हैंड दैट इज 600, कैश एट बैंक 1000। ठीक है, उसके बाद है आपका सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स थे जो हमारे, वो थे हमारे कितने, 9,000 के, लेकिन हमने एक प्रोविजन बनाया था दैट इज 450 का प्रोविजन था, तो उसको आपको माइनस करके दिखाना है यहाँ पे। तो 9,000 माइनस 450, ऐसे करना है आपको। ठीक है, तो आपका बैलेंस आ जाएगा 8550। ओके, नाउ
अगला टर्म है हमारे पास यहाँ पे मशीनरी। मशीनरी रिड्यूस हुई थी हमारी, आई थिंक देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। मशीनरी और स्टॉक की अमाउंट रिड्यूस हुई थी, तो मशीनरी ऐसे लिखना है आपको। मशीनरी की अमाउंट, पहली वाली अमाउंट थी हमारी 6000 माइनस 600, तो बैलेंस कितना हो गया हमारा 5400। उसके बाद दूसरी रिड्यूस हुई थी जो टर्म, वो क्या हुई थी हमारी स्टॉक, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, स्टॉक 350 से, तो स्टॉक की वैल्यू है क्वेश्चन के अंदर, स्टॉक इन हैंड 7000, ठीक है। 7000 माइनस 350, बैलेंस कितना आएगा 0566, ठीक है, यही आएगा 6, हाँ ठीक है। 7000 हो गया। उसके बाद और कोई टर्म बची हमारी, मशीनरी बिल्डिंग, सॉरी फैक्ट्री बिल्डिंग थी हमारी, एक फैक्ट्री बिल्डिंग थी 14000, ये इंक्रीज हो गई थी, तो फैक्ट्री बिल्डिंग लिखनी है आपको यहाँ पे। इंक्रीज होके इसकी वैल्यू हो गई थी, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू ले लेते हैं हम 15100, 15100, ठीक है। अब चलते हैं, और टर्म नहीं है कोई भी। क्रेडिट साइड, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन हुए हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं हमारे 1600 के। जनरल रिजर्व ऑलरेडी हम राइट ऑफ कर चुके हैं। देन सी, क्योंकि सी पार्टनर के लोन अकाउंट को, क्योंकि एक तरीके की लाइबिलिटी होती है, तो यहाँ पे लिखना सीज लोन को आपको लिखना है, ठीक है। कितना अमाउंट है इसकी 13450, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे कैपिटल अकाउंट बैलेंस, ठीक है। क्या लिखोगे आप, कैपिटल अकाउंट बैलेंस। तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हैं यहाँ पे, फर्स्ट का बैलेंस आया है हमारे पास, ए पार्टनर है, दूसरा कौन सा था, बी, तो फर्स्ट का आया है 12850, ठीक है। और जो सेकंड है उसका आया है 9400, तो इसको करने के बाद आपका बैलेंस आएगा यहाँ पे 05 05 10 12 का, तो आपका बैलेंस आएगा ये 22250, ठीक है। इसके बाद आपको दोनों साइड की, जैसे हम करते आ रहे हैं बैलेंस शीट का टोटल, ठीक है, तो एक बार रफली करके देख लेती हूँ मैं। 600 देन 100, 600 देन 100, 1000, 855, 600 है आपका फर्स्ट, देन 1000, उसके बाद है आपका 855, देन है आपका 5400, 6650, एंड है आपका 1510। तो टोटल करने के बाद आपका बैलेंस आ रहा है यहाँ पे, आपका बैलेंस आएगा 37300, ठीक है। उसके बाद इस साइड का भी टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे आपका बैलेंस है 1600, देन है 13450, देन है 22250, ठीक है। हाँ, इस साइड का भी टोटल हमारा कितना आ रहा है 3730, तो मीन्स दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ गई हैं। कैलकुलेट करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ गई, मीन्स क्वेश्चन करेक्ट चल रहा है। तो आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको कैसे करना है। कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, सेम वही चीज़ है कि हम ये सभी टर्म्स को कैलकुलेट करने के बाद बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो लोन अकाउंट में आपको बैलेंस सीडी की बजाय लोन, सीज लोन, जो भी पार्टनर जा रहा है उसके अकाउंट को डेबिट कर देना है, यहाँ पे सॉरी क्रेडिट कर देना है कैपिटल की जगह। और
लाइबिलिटी में लोन अकाउंट को शो करना है। कई बार क्या होता है, आपको लोन नहीं, हम डायरेक्ट पेमेंट कर देते, तो लोन की जगह आप कैश भी लिख सकते हो या बैंक भी लिख सकते हो कि चेक के थ्रू पेमेंट जा रही है। सिर्फ यही चेंजेस हैं, बिकॉज आपके सिलेबस में इस साल आपके रिटायरमेंट पार्टनर को जो ड्यू अमाउंट होती है इंस्टॉलमेंट में, वो टर्म्स नहीं है, लोन अकाउंट भी नहीं है, तो इस वजह से हम उन टर्म को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ बैलेंस शीट तक की टर्म को ही कैलकुलेट करना है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे इन बोर्ड एग्जामिनेशन। क्लियर एवरीवन? उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डेथ ऑफ अ पार्टनर्स रिलेटेड कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन और कंसेप्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।